चीनी पिशाच यानी होपिंग वैम्पायर जियांगशी, दक्षिण चीन का पहाड़ी गांव। वर्ष 19वीं सदी। होपिंग वैम्पायर जियांगशी की उत्पत्ति और इतिहास चीन की पारंपरिक लोक कथाओं, ताओ तंत्र और कन्फ्यूशियस संस्कृति से जुड़ा हुआ है। जियांगशी का अर्थ है कठोर शव यानी डेड बॉडी। अंग्रेजी में इसे होपिंग वैम्पायर या चाइनीज ज़ॉम्बी भी कहा जाता है। प्राचीन चीन में जब कोई व्यक्ति दूर शहर में मरता था तो उसके परिजन ताओ तांत्रिकों की मदद से शव को वापस गांव लाने के लिए अनुष्ठान करते थे। तांत्रिक कंट्रोल ताबीज़ के जरिए लाश को रात में उछलते हुए चलवा सकते थे। यदि ताबीज़ हट जाए या अनुष्ठान अधूरा रह जाए तो वे लाश जियांगशी बन जाती थी। हेलो दोस्तों, गोल्डन वॉइस हिंदी कहानियों में आपका स्वागत है। आज आपको पुराने चीन की एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो वहाँ के तंत्र और मंत्रों की शक्ति और उनसे होने वाले विनाश को बताती है। यदि किसी की मृत्यु अचानक हो जाए और उसका अंतिम संस्कार सही से न हो पाए तो आत्मा लाश में वापस लौट जाती है और जियांगशी बन जाती है। जियांगशी शरीर होता है जिसे पुनर्जीवित कर दिया जाता है और वे उछल उछल कर चलता है क्योंकि उसके शरीर की मांसपेशियां सख्त हो चुकी होती हैं। जियांगशी को वश में करने के लिए पीले कागज पर तांत्रिक मंत्र लिखकर लाश के माथे पर चिपका दिया जाता है और चीनी बाव मंत्रों पद पर घंटियां बजाई जाती हैं और कई तरह की जड़ी बूटियों को भी काम में लाया जाता है। तो चलिए सुनते हैं कहानी जियांगशी। जियांगशी कहानी शुरू करने से पहले आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली हर मज़ेदार भयानक कहानी आपको मिलती रहे। दक्षिण चीन की पहाड़ियों में एक छोटा सा गांव था, शिंगपो। ये गांव चारों ओर से ऊंचे बांसों और काई से ढके हुए जंगलों से घिरा हुआ था। सुबह देर से सूरज निकलता और रात जल्दी उतर आती थी। यहाँ के लोगों में एक दहशत की परंपरा थी, रात को कोई भी शव गांव से बाहर ना जाए। वृद्ध लियू चिन गांव के वैद्य थे और परंपरागत ताओ विद्या में पारंगत। उनके पोते शाओलिंग ने हाल ही में शहर से लौटकर एक नई सोच के साथ वैद्य की पढ़ाई शुरू की थी। एक दिन गांव में एक अमीर व्यापारी की मृत्यु हो गई। उसका अंतिम संस्कार 3 दिनों तक टाल दिया गया क्योंकि बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। चारों ओर गाढ़ा सन्नाटा, जैसे जंगल की हर आवाज रुक गई हो। ना झिंगुर ना उल्लू, केवल एक घड़ी की टिक 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 टिक। शव के पास एक दिया रखा गया था जो बिना हवा के अपने आप झपकने लगा। उसकी लौ कभी ऊंची और कभी नीची, जैसे कोई अनदेखी छाया उसे छेड़ रही हो। शव के शरीर से हल्की नीली भाप उठने लगी और कमरे की हवा ठंडी बर्फ जैसी हो गई। शव के पास बैठी महिला ने देखा कि शव के नाखून थोड़े और लंबे हो गए थे, चेहरे पर काला रंग चढ़ने लगा था और होठ नीले। वे चिल्लाई, ये बदल रहा है, इसे सुबह तक मत रखो। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। शव की गर्दन एक झटके में मुड़ी, आंखें खुल गई। बिना पलक झपकाए जब बारिश थमी तो व्यापारी की लाश पहले से सख्त और अजीब हो चुकी थी। उसके नाखून काले पड़ चुके थे और चेहरा पीला हो चला था। पूरी रात जगकर शव की देखभाल करनी पड़ रही थी। लियू चिन ने कहा, इस शव को रात में मत ले जाना, ये जियांगशी बन जाएगा। गांव वालों ने हंसकर टाल दिया, ये सब पुरानी बातें हैं। रात को फिर शव को ताबूत में रखकर गांव के 4 नौजवान उसे गांव के बाहर पहाड़ी से नीचे ले जा रहे थे, लेकिन रास्ता बहुत ही फिसलन भरा था। अचानक एक लड़के का पैर फिसला और ताबूत नीचे गिर गया। ताबूत का ढक्कन खुल गया। तभी बिजली चमकी और लाश ने अपनी आंखें खोल दी। लाश की गर्दन से एक हल्की खड़खड़ाहट आई, जैसे हड्डियां अंदर से चटक रही हों, और फिर उसके बंद पड़े होठ धीरे धीरे खुले। शव ने कांपते हुए अपने हाथ उठाए। उंगलियां मुड़ी हुई थीं और उसके नाखून काले पड़ चुके थे। शव उठ बैठा, लेकिन वह चल नहीं रहा था। वह उछल रहा था। हर उछाल के साथ उसके मुंह से हरे धुएं जैसी धुंध निकलती और आंखें नीली रोशनी से चमकने लगती। और शव ने पहली बार हवा में एक उछाल मारी। उसने जमीन को छुआ ही नहीं। वे जियांगशी बन चुका था। लड़के चीखते हुए भागे। आधा काला आधा नीला चेहरा, सूनी आंखें जो किसी जीवित इंसान को देख भी नहीं रही थी बल्कि महसूस कर रही थी, और उसकी धड़कनों को। एक झटका वो उछाल मारता हुआ सीधे लड़कों की ओर बढ़ा और एक ही पल में उसके 2 लंबे नुकीले दांत एक लड़के की गर्दन में धंस गए।
लड़के के मुंह से एक अजीब घुटी हुई चीख निकली। आंखें उलट गईं और दोनों हाथ हवा में कांपते हुए स्थिर हो गए। उसका पूरा शरीर जैसे अकड़ गया हो, जैसे किसी ने उसकी हड्डियों के अंदर से सांसें खींच ली हों। और फिर एक पल बाद गर्दन से दूर रक्त रंजित निशान और चेहरे पर वो अधूरा डर जो मरने से पहले महसूस हुआ था। उसका शरीर नीचे गिरा, धप की आवाज़ हुई। उसके साथ के बाकी के 3 लड़के वहाँ से तेजी से भाग चुके थे। केवल जियांशी की आंखों में नीली चमक थी, जो अगले शिकार की तलाश में चमक रही थी। शाओलिंग, जो अब अपने दादा से विज्ञान और अध्यात्म दोनों सीख रहा था, उस रात का चश्मदीद गवाह था। पूरा वाकया उसने दादा को सुनाया। शाओलिंग बहुत अधिक डरा हुआ था। उसने आज से पहले ऐसा कुछ नहीं देखा था। उसका पूरा शरीर थर थर काँप रहा था। वो ठंड होने के बावजूद पसीने से भीगा हुआ था। उसके दादा ल्यूचिन ने झटपट पुराने ग्रंथ निकाले और बड़ी तेजी से उसके पन्ने पलटने लगे। वो जो ढूंढ रहे थे वो अभी हुई घटना का उत्तर हो सकता था, और आखिर उनकी मेहनत सफल हुई। एक ग्रंथ के आखिरी पन्ने पर उन्हें इसके बारे में लिखा हुआ मिल ही गया। ये हॉपिंग वैम्पायर है। ये सूरज की रोशनी से जलता है। इसकी जान इसके नाखून, बाल और जबड़े में होती है, और इसे रोकने का एक ही तरीका है, ताव तंत्र, ताबीज़ और पीली मोहर। बस इलाज मिल चुका था, पर क्या ये सचमुच सही और आखिरी इलाज था? जानने के लिए कहानी को पूरा देखिए। ल्यूचिन तुरंत मंदिर गया और पुराने ज़माने के ताबीज़ तैयार किए, जिनमें मंत्र लिखे गए। अगली रात गांव में बिजली गुल हो गई। गांव वाले दरवाजे बंद करके बैठ गए, लेकिन जियांशी की झलक दिखी। वे उछलता हुआ घर घर जाकर दरवाज़ों पर दस्तक देने लगा। हर उछाल के साथ धरती कांपती, हर दस्तक के साथ एक चीख उठती। शाओलिंग और ल्यूचिन ने गांव के बीच में एक मंत्र रचित सुरक्षा घेरे की योजना बनाई, लेकिन जियांशी बहुत तेज था। वो लोगों की छतों पर कूदता, खिड़कियों में घुसता, उनके जीवन को चूस कर उन्हें मृत कर देता। शाओलिंग ने गांव के सबसे पुराने मंदिर में जाकर जिनताओ मंत्र का जाप करना शुरू किया। जैसे ही मंत्र पूर्ण हुआ, जियांशी वहाँ पहुँच गया। आंखों में दिमाग और इच्छा दोनों थे। वे जानबूझकर विनाश फैला रहा था। शाओलिंग ने उस पर ताबीज़ फेंका, लेकिन वे केवल कुछ पल के लिए रुका। तभी ल्यूचिन आगे आए और बोले, जिस जीवन ने इसे जन्म दिया है वही मृत्यु बन सकता है। वे अपने जीवन बल से जियांशी को बांधने वाले मंत्र बोलने लगे। ताबीज़ को लाश के माथे पर चिपकाया और ल्यूचिन ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। भयंकर गड़गड़ाहट हुई। जियांशी का शरीर जल उठा और राख में बदल गया। गांव में अब शांति है, लेकिन ल्यूचिन की बलि को कभी भुलाया नहीं गया। उनका पोता शाओलिंग अब ताओ विद्या का शिक्षक बन चुका है। गांव के लोग अब शव को दिन में ही विदा करते हैं, लेकिन जब रात को हवा चलती है और बांस के पत्ते सरसराते हैं, तो कभी कभी लगता है कोई उछल रहा है। क्या जियांशी पूरी तरह ख़त्म हुआ था, या फिर जिसने उसे बनाया वह अब किसी और लाश में लौट रहा है? और इसी सवाल में छिपा है इस डरावनी कहानी का सस्पेंस। हाँ, जियांशी पूरी तरह ख़त्म नहीं हुआ था, क्योंकि जियांशी सिर्फ एक लाश नहीं होता। वे एक तंत्र मंत्र से नियंत्रित आत्मा होती है, जिसे किसी ने जिंदा किया होता है, किसी शक्तिशाली ताओ तांत्रिक ने। सच्चाई यह थी, जब ल्यूचिन ने अपने प्राण देकर जियांशी को नष्ट किया, तो उसने केवल उस शरीर को जलाया, उस प्रेत आत्मा को नहीं जो उसमें समाई हुई थी। उस आत्मा ने हवा में फैलते हुए किसी और नव मृतक के शरीर में घुसने का रास्ता ढूंढ लिया। और फिर कुछ दिन बाद शाओलिंग ने देखा, गांव के बाहर वाली नदी में एक लाश अपने आप हिल रही थी, धीरे धीरे, और फिर उछली। तो अब क्या जियांशी की आत्मा अमर है? जब तक उसका मूल मंत्र और तांत्रिक नहीं नष्ट होते, अब वह शरीर बदल बदल कर वापस लौट रहा है, और हर बार वे और अधिक शक्तिशाली होता जा रहा है, क्योंकि वे हर आत्मा की ऊर्जा को आत्मसात कर रहा है। शाओलिंग को एक तांत्रिक के पुराने ग्रंथ मिलते हैं, और वे जानता है कि जियांशी को कोई गुप्त समाज नियंत्रित कर रहा है। जियांशी फिर लौट आया है, और इस बार वे अकेला नहीं है। ल्यूचिन की मृत्यु को 6 महीने बीत चुके थे। उनका पोता शाओलिंग अब गांव का प्रमुख वैद्य और अध्यापक बन चुका था, लेकिन उसकी आंखों में अब भी एक डर था। क्या जियांशी की आत्मा सच में ख़त्म हो चुकी थी? एक दिन नदी किनारे बच्चों ने देखा
एक लाश तैरते तैरते अचानक खड़ी हो गई और उछलकर जंगल की ओर चली गई। शाओलिंग जब वहां पहुंचा तो उसने जमीन पर पंजों के गहरे निशान देखे और उन पर सूखी राख जैसी कुछ बिखरा हुआ देखा। राख को जब उसने जलाकर परखा तो उसमें एक धातु की पट्टी मिली जिस पर जटिल ताओ चिन्ह और रक्त से लिखे मंत्र खुदे थे। उसके दादा की पुस्तक में एक पृष्ठ पर देखने को मिला था यह सब। सो वे चौंका। यदि जियांशी की आत्मा किसी अभिमंत्रित वस्तु से बंधी है तो वह शरीर बदल सकता है। और नीचे एक हस्ताक्षर था, ताओ मास्टर क्विनशुंग। ताओ मास्टर का रहस्य क्या था? शाओलिंग ने नगर जाकर पुराने अभिलेख खोजे। वहाँ उसे पता चला क्विनशुंग एक तांत्रिक था जिसने मृत आत्माओं को पुनर्जीवित करने की कला सीखी थी। उसे 200 साल पहले गांव वासियों ने जिंदा जला दिया था, पर कहा जाता है कि उसने अपनी आत्मा को एक काले ग्रंथ में बंद कर दिया और उस ग्रंथ की रक्षा करता था एक जियांशी, उसकी बनाई हुई साधित लाश। उसी रात शाओलिंग ने जंगल में एक पुराना गुफा मंदिर खोजा जहाँ कभी तांत्रिक तंत्र किया करते थे। वहाँ रात को वह अकेला गया, घूप अंधेरे में दिया जलाया, दीवारों पर वही चिन्ह, और अचानक हवा थमी। टप टप उछलती आवाज। जियांशी आ चुका था, पर इस बार वह पहले से बड़ा, अधिक तेज, और उसके दोनों हाथों में नुकीले नाखून चमक रहे थे। शाओलिंग ने ताबीज फेंका। जियांशी रुका नहीं। तब उसने घुटनों पर बैठकर मंत्र पढ़ना शुरू किया। ताओ शिन लेन कुन बाओ। दीवारें कांपी और गुफा की दीवार पीछे से खुली। वहां रखा था काला ग्रंथ जिसमें तांत्रिक की आत्मा बंद थी। शाओलिंग ने ग्रंथ खोला और तुरंत भयंकर चीख उठी। जियांशी जमीन पर गिर पड़ा और अब उसकी आंखों से लाल धुआं निकलने लगा। ग्रंथ से एक आत्मा निकली, काली धुंधली, और उसकी आवाज़ गूंजती रही। मैं क्विनशुंग हूँ जिसने मृत्यु को हराया है। अब मैं तुम में समाना चाहता हूँ। शाओलिंग ने जल्दी से ताबीज़ को ग्रंथ पर रखा, लेकिन ग्रंथ चलने लगा। फिर काली आत्मा चिल्लाई। जियांशी चीखता हुआ छटपटाया और विस्फोट के साथ राख में बदल गया। शाओलिंग जीवित तो बच गया, लेकिन अब वह अकेला नहीं था। उसकी आंखें अब कभी कभी नीली चमकने लगती थी और वह उस रात के सपने देखता था जब जियांशी आखिरी बार उसके सामने आया था। क्या वह अब जियांशी का वारिस बन चुका था, या उसने आत्मा का टुकड़ा अपने भीतर समा लिया था, या उसने उसकी आत्मा का टुकड़ा अपने भीतर समा लिया था? क्या कहानी समाप्त हुई या नहीं? जब अगली पूर्णिमा की रात आई, गांव के बाहर एक नवजात बच्चे की मृत्यु हुई। शव को रात में नदी के किनारे दफनाया गया और उसी रात किसी ने देखा वो लाश धीरे धीरे उछल रही थी। उसकी आंखें नीली थीं और माथे पर लिखा था कुनिन बाओ।